हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनटीए प्रेमचंद हिंदी पर। तो हम उपन्यासों की श्रृंखला चलाए हुए हैं, उसमें देख रहे हैं बाण भट्ट की आत्मकथा। आज की क्लास है आपकी बाण भट्ट की आत्मकथा इस उपन्यास पर। और इससे पिछली क्लासों में हमने देखा है आज गोदान उपन्यास को, झूठा सच उपन्यास को और देवरानी जेठानी की कहानी। इन उपन्यासों को सभी को हमने कंप्लीट कर लिया है। अपने यूट्यूब चैनल पर वो अवेलेबल हैं और मैं इन उपन्यासों की क्लासों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास संपूर्ण नोट्स के साथ नंबर 1 कंटेंट के साथ हम देखेंगे बाण भट्ट की आत्मकथा। ऐसा एक भी प्रश्न मुश्किल रहेगा जो आपकी परीक्षा से यहाँ से ना बने। यहाँ पे से सभी प्रश्न आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज हम बाण भट्ट की आत्मकथा इसका अध्ययन कर रहे हैं। चलो देखिए, बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा है, ये 1946 में प्रकाशित है और इसमें कुल 20 उच्छ्वास हैं। कुल कितने उच्छ्वास हैं? 20। और ये ध्यान देना है आपको, बाण भट्ट की आत्मकथा 20 उच्छ्वासों में यानी उच्छ्वास में विभाजित है, न कि खंड में, न कि प्रकरण में। ये किस में विभाजित है? उच्छ्वास में। ठीक है। बाण भट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का समय देखें, 1907 ईस्वी में उनका जन्म होता है और 1979 ईस्वी में उनकी निधन हो जाता है। उनका क्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1907 ईस्वी में जन्म होता है और 1979 ईस्वी में उनका निधन होता है। ये आपको याद रखना है। चलिए, हम देख रहे हैं बाण भट्ट की आत्मकथा संपूर्ण नोट्स के साथ, नंबर 1 कंटेंट के साथ आपकी ये क्लास रहने वाली है आपके लिए। तो अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लास की आपको समय से नोटिफिकेशन आए और उस क्लास का आप लाभ उठा सकें। चलिए मित्रों, तो आज हम क्लास की शुरुआत करते हैं। ये यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी इत्यादि सभी के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। चलिए उपन्यास की शुरुआत करते हैं। देखिए, बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा कुछ इस प्रकार का हमें दिखता है, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाण भट्ट की आत्मकथा कब 1946 ईस्वी में रचित है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार, और इसमें कुल 20 उच्छ्वास हैं। ध्यान देना है, कितने उच्छ्वास हैं? 20 उच्छ्वास हैं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं उपन्यास पे। देखिए, हम सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी का सामान्य परिचय देखेंगे, फिर उनके 4 उपन्यास हैं उनका कुछ सामान्य परिचय देखेंगे, फिर अपने बाण भट्ट की आत्मकथा उस पे विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, आइए चलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को पहले उन्हें समझते हैं, उनके समय काल से। चलिए देखिए, पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म श्रावण 11 संवत यानी 1964 तदनुसार 19 अगस्त 1907 ईस्वी को हुआ। आपको विशेष ध्यान देना है बस कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है 1907 ईस्वी में हुआ, बस इतना ध्यान देना है। और कहाँ हुआ? बलिया जिले के आरत छपरा के ओझवलिया नामक गांव में हुआ। कहाँ हुआ था? 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के आरत छपरा के ओझवलिया गांव में हुआ। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए, अब देखते हैं अगला बिंदु है हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए। द्विवेदी जी के बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बचपन का नाम क्या था? वैद्यनाथ द्विवेदी था। ये याद रखिए। आगे देखिए, वस्तुतः आरत दुबे उनके परदादा का नाम था। क्या? देखिए, परदादा थे हजारी प्रसाद द्विवेदी के आरत दुबे, और इन्हीं के नाम पर गांव का नाम आरत दुबे का छपरा पड़ा था। क्या? आरत दुबे का छपरा नामक गांव उनके दादा के परदादा के नाम पर पड़ा। ये ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पिता पंडित अनमोल दुबे क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पिता का नाम है पंडित अनमोल दुबे और माता थी ज्योतिषमती। क्या थी? ज्योतिषमती थी। ठीक, और द्विवेदी जी का परिवार ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था। ये ध्यान देना है, द्विवेदी जी का जो परिवार है वो ज्योतिष विद्या के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इनके पिता हुए अनमोल दुबे, पंडित अनमोल दुबे, माता थी ज्योतिषमती, और द्विवेदी जी का जो परिवार है वो ज्योतिष विद्या के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। ठीक, अब देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के यहाँ द्विवेदी जी की आरंभिक शिक्षा वसियापुर के मिडिल स्कूल से संपन्न हुई तथा 1921 ईस्वी में इन्होंने मिडिल उत्तीर्ण किया। क्या? 1921 ईस्वी में मिडिल उत्तीर्ण किया। अब देखिए, तत्पश्चात संस्कृत शिक्षणार्थ काशी आए, वहां से प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण की। क्योंकि देखिए, हम जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब प्रवेश लेते हैं या अन्य किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो वहाँ हमें प्रवेश परीक्षा देनी होती है। तो यहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काशी में प्रवेश परीक्षा दी और उन्होंने उत्तीर्ण किया, वहाँ प्रवेश किया।
तो यही अगला बिंदु देखिए। अब 1923 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने क्या किया, दाखिला लिया, और 1923 में दाखिला लिया बीएचयू यूनिवर्सिटी में, ठीक। और द्विवेदी जी ने ज्योतिष विषय से आचार्य की परीक्षा 1930 ईस्वी में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की, ठीक है। किसी ज्योतिष विषय से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1930 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की, ठीक है। आगे देखिए, आचार्य द्विवेदी जी का विवाह 20 वर्ष की उम्र में, विवाह होता है 20 वर्ष की उम्र में 1927 ईस्वी में। पत्नी थी इनकी भगवती देवी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का विवाह भगवती देवी से हुआ, कब, 1927 ईस्वी में, ठीक है। 20 वर्ष की आयु थी द्विवेदी जी की उस समय। देखिए, भगवती देवी से द्विवेदी जी के 7 संतानें हुई। देखिए, भगवती देवी जी और द्विवेदी जी हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनके वो 7 संतानें प्राप्त हुई भगवती देवी जी से। आगे देखिए, द्विवेदी जी 8 नवंबर सन 1930 ईस्वी में 8 नवंबर 1930 ईस्वी में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। ये ध्यान देना है, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन के अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। वो कब हुए थे, 8 नवंबर 1930। ध्यान रखिए आप, 1930 ईस्वी में कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर के यहाँ शांति निकेतन में अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। आगे देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी सन 1930 से 1950 ईस्वी तक शांति निकेतन में ही हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर रहे। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कितना समय अच्छा है, 1930 से लेकर 1950, 20 वर्ष दिए हैं इन्होंने। कितने, 20 वर्ष उन्होंने शांति निकेतन में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक। कब, 1930 से 1950 तक शांति निकेतन में हिंदी विभाग में अध्यक्ष के रूप में रहे, विभाग अध्यक्ष के रूप में, ठीक। आगे देखिए, शांति निकेतन के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष भी रहे, ठीक। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी ये विभाग अध्यक्ष रहे हैं, और शांति निकेतन में भी तो रहे ही हैं, 20 वर्ष उन्होंने वहाँ कार्य किया है। आगे देखिए, तत्पश्चात कुछ समय तक पंजाब विश्वविद्यालय के भी विभाग अध्यक्ष रहे। देखिए, पंजाब में भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी विभाग अध्यक्ष रहे हैं, शांति निकेतन में भी रहे हैं, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी रहे हैं। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने छात्र जीवन में, देखिए, जब छात्र जीवन था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, तो वो किन किन से मिले। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने छात्र जीवन में मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी आदि बड़े बड़े विद्वानों के संपर्क में रहकर साहित्य रचना की प्रेरणा प्राप्त की। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, अपने छात्र जीवन में मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी आदि बड़े बड़े विद्वानों के संपर्क में रहकर साहित्य रचना की प्रेरणा प्राप्त किए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। अब देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1952 से 1953 ईस्वी तक काशी नागरी पिछाड़ी सभा के अध्यक्ष रहे हैं। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं जो काशी नागरी पिछाड़ी सभा है उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। 1952 से 1953 यानी 1 वर्ष के लिए इन्होंने बहुत कार्य किया है काशी नागरी पिछाड़ी सभा के लिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सन 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य भी रहे हैं। देखिए, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु है क्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी 1955 ईस्वी में राज्यसभा आयोग के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य भी रहे हैं, ठीक है। अगला बिंदु है, सन 1957 ईस्वी में राष्ट्रपति के द्वारा पद्म भूषण उपाधि से भी सम्मानित हैं। क्या 1957 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्वारा। सन 1962 ईस्वी में, कब, सन 1962 ईस्वी में पश्चिम बंग साहित्य अकादमी द्वारा टैगोर पुरस्कार से भी सम्मानित हैं, ठीक है। टैगोर पुरस्कार कब मिला है, 1962 ईस्वी में, और पद्म भूषण उपन्यास वो आपको इन्हें उपाधि मिली है सन 1957 ईस्वी में। पद्म भूषण उपाधि 1957 ईस्वी में, और पश्चिम बंगाल साहित्य अकादमी द्वारा टैगोर पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं 1962 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए, कहा जाता है कि प्रतिद्वंदियों के विरोध के चलते हुए सन 1960 ईस्वी में द्विवेदी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से निष्कासित भी हुए थे। देखिए, कुछ द्वंद्वी होते हैं, कुछ वहाँ मतलब कि अच्छा कार्य कर रहा होता है तो वहाँ मतलब कि वहाँ विरोध करते हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी रहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, वहाँ क्या किया, प्रतिद्वंद्वियों के रहते हुए भी चलते वहाँ 1960 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय से निष्कासित भी किया गया, कि निष्कासित भी हुए थे, ठीक है। आगे देखिए, पुनः अक्टूबर 1967 ईस्वी में, क्या, अक्टूबर 1967 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विभाग अध्यक्ष पद पर आए, और 25 फरवरी 1970 ईस्वी को कार्यरत मुक्त हुए। देखिए,
फिर से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी 1967 ईस्वी में, और वहाँ के विभागाध्यक्ष भी रहते हैं, और 25 फरवरी 1970 ईस्वी में वहाँ से कार्य से मुक्त होते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। अब देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी को डी लिट की उपाधि प्राप्त हुई। ये ध्यान देना है, लखनऊ विश्वविद्यालय ने हजारी प्रसाद द्विवेदी को किसकी डी लिट की उपाधि दी है। ये ध्यान देना है, जो डी लिट की उपाधि है हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस विश्वविद्यालय ने दी, लखनऊ विश्वविद्यालय ने दी। ठीक है। और देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को सन 1973 ईस्वी में उनके निबंध संग्रह आलोक पर्व, क्या है, आलोक पर्व, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक निबंध है आलोक पर्व, सन 1973 ईस्वी में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये ध्यान देना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार है आलोक पर्व, उनका एक निबंध संग्रह है, उस पर 1973 ईस्वी में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आइए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के गद्य में विचारों की तेजस्विता, कथन का लालित्य और बंध की शास्त्रीयता का संगम होने के कारण कबीर, तुलसी, टैगोर इनके यहाँ एक साथ एकाकर हो गए हैं। देखिए क्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी के गद्य में विचारों की तेजस्विता, कथन का लालित्य और बंधन की शास्त्रीयता का संगम होने के कारण कबीरदास, तुलसीदास और रविंद्रनाथ टैगोर इनके यहाँ एक साथ एकाकार हो गए हैं। एकाकार मतलब एक आकार में हो गए हैं। ठीक है। आगे देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी को सूर साहित्य के लिए, देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक आलोचनात्मक रचना है सूर साहित्य, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को सूर साहित्य के लिए इंदौर में साहित्य समिति के द्वारा स्वर्ण पदक भी दिया गया है। क्या, देखिए सूर साहित्य के लिए स्वर्ण पदक भी दिया गया है इंदौर में साहित्यिक समिति के द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी को। और कबीर नाम से इनका महत्वपूर्ण एक आलोचनात्मक ग्रंथ है, जिसमें कबीर नामक रचना पर मंगला पारितोषिक, क्या, मंगला पारितोषिक पुरस्कार भी हजारी प्रसाद द्विवेदी को मिला है। कबीर इनकी रचना है, उस पर मंगला पारितोषिक पुरस्कार भी मिला है। ठीक है। अगला बिंदु देखिए, द्विवेदी जी 4 फरवरी 1979 ईस्वी, क्या, 4 फरवरी 1979 ईस्वी पक्षाघात, क्या है, पक्षाघात के शिकार हो गए। पक्षाघात एक रोग है और उसकी बीमारी से ही वो क्या है, उसके शिकार हो गए। और 19 मई 1979 ईस्वी को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को ब्रेन ट्यूमर के कारण नई दिल्ली में उनका निधन हो जाता है। कहाँ, दिल्ली में हजारी प्रसाद द्विवेदी का सन 1979 ईस्वी में ब्रेन ट्यूमर, जो हमारा मस्तिष्क है उसमें एक हो जाता है, ये ब्रेन ट्यूमर के कारण दिल्ली में हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन हो गया 1979 ईस्वी में। चलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं की बात करते हैं। सबसे बेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है आपके लिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं। हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे आलोचनात्मक रचनाएं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रसवादी आलोचक हैं, ये ध्यान देना है। कैसे रसवादी, उन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथ बहुत लिखे हैं। आचार्य निबंध लिखे हैं, ललित निबंधकार की श्रेणी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी गिने जाते हैं। तो हम देख रहे हैं आलोचनात्मक रचनाएं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। पहली रचना है सूर साहित्य। सूर साहित्य का समय क्या है, 1936 ईस्वी है। ठीक, सूर साहित्य 1936 ईस्वी। और अगली है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 1940 ईस्वी। आगे है कबीर है 1942 ईस्वी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इस पे मंगला पारितोषिक पुरस्कार भी इन्हें मिला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को कबीर पर। तो 1942 ईस्वी में है कबीर। और आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार 1949 ईस्वी। ठीक है, 1949 ईस्वी में आता है आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार। अगला ग्रंथ है साहित्य का मर्म। साहित्य का मर्म है 1949 ईस्वी में आता है, ये भी आलोचनात्मक रचना है। और नाथ संप्रदाय है, ये जो नाथ हैं, नाथ जैन ये रहे हैं आदिकाल में, उनके ऊपर एक ग्रंथ लिखे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाथ संप्रदाय 1950 ईस्वी में इनकी रचना आती है। आगे देखिए अगली महत्वपूर्ण रचना है इनकी हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ये 1952 ईस्वी में आता है, ये भी महत्वपूर्ण रचना है। और हिंदी साहित्य का आदिकाल, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको ये याद रखना है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। और हिंदी साहित्य का एक है हिंदी साहित्य की भूमिका, 1940 ईस्वी में आती है हिंदी साहित्य की भूमिका। और हिंदी साहित्य का आदिकाल ये 1952 ईस्वी में आता है। अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ये तीनों रचनाएं वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। क्या, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1953 ईस्वी। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, देखिए
अगला है ग्रंथ मेघदूत एक पुरानी कहानी। मेघदूत एक पुरानी कहानी नाम से उन्होंने आलोचनात्मक रचना लिखी है। मेघदूत एक पुरानी कहानी 1957 ईस्वी में। ठीक, अब देखिए लालित्य तत्व करके एक आलोचनात्मक रचना मिलती है 1962 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी की, लालित्य तत्व। आगे अगला ग्रंथ है इनका कालिदास की लालित्य योजना। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कालिदास की लालित्य योजना। कालिदास की लालित्य योजना 1965 ईस्वी। ठीक, याद रखना है कालिदास की लालित्य योजना 1965 ईस्वी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगला ग्रंथ है साहित्य सहचर। साहित्य सहचर 1965 ईस्वी में है। और अगला ग्रंथ देखिए मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 ईस्वी। क्या है? मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 ईस्वी में आती है रचना। अब मृत्युंजय अगला ग्रंथ है, मृत्युंजय रविंद्र। अगला ग्रंथ है सहज साधना। अगले ग्रंथ का नाम है सूर और उनका काव्य। आगे देखिए अगले ग्रंथ का नाम है अपभ्रंश का रसात्मक साहित्य। और अगले ग्रंथ का नाम है साहित्य का साथी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये हुए आलोचनात्मक रचनाएं। अब देखते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी महत्वपूर्ण उनकी जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, वो हैं उनके निबंधों के द्वारा। तो अब हैं निबंध संग्रह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के। वो देखिए क्या क्या निबंध संग्रह हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, जो मैं बताऊंगा उनको याद रखना है आपको। ठीक है, और वो भी क्रम से। देखिए पहला निबंध संग्रह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल का समय है 1948 ईस्वी। कब है? 1948 ईस्वी, अशोक के फूल। ठीक है, अगला इनका निबंध संग्रह है कल्पलता का समय है 1951 ईस्वी। 1951 ईस्वी कल्पलता है। अगला निबंध है संग्रह है इनका मध्यकालीन धर्म साधना 1952 ईस्वी। ठीक, अगला निबंध संग्रह विचार और वितर्क 1957 ईस्वी। 1957 ईस्वी विचार और वितर्क। अगला निबंध संग्रह है विचार प्रवाह 1959 ईस्वी। ठीक है, विचार प्रवाह 1959 ईस्वी में आता है। अगला निबंध संग्रह है कुटुज है 1964 ईस्वी। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कुटज 1964 ईस्वी। अगला है आलोक पर्व 1972 ईस्वी में आता है। और 1973 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है आलोक पर्व के पर। ठीक है, क्या आलोक पर्व 1972 ईस्वी में आता है और 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या क्या है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध हैं, वो आपको ध्यान देना है। वो हैं आपके क्या? पहला देखिए अशोक के फूल वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 1948 ईस्वी। और एक है कल्पलता 1951 ईस्वी, ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला देखिए विचार प्रवाह 1959 ईस्वी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। विचार और वितर्क 1957 ईस्वी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और कुटज 1964 ईस्वी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आलोक पर्व तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और जिसका समय है 1972 ईस्वी। और 73 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और याद रख सकते हैं आप बाद में मध्यकालीन, ये है आपका मध्यकालीन धर्म साधना 1952 ईस्वी में आता है। इतना खास नहीं है जितना कि ये हैं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार प्रवाह और विचार और वितर्क, कुटुज और आलोक पर्व इत्यादि। ये निबंध संग्रह वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्रम से याद रखिएगा, नोट्स में आप बना लीजिए। ठीक, अब देखते हैं संपादित इनके ग्रंथ हैं कुछ हजारी प्रसाद द्विवेदी के। संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो 1957 ईस्वी। ठीक है, अगला ग्रंथ है वह संदेश रासक 1960 ईस्वी, संदेश रासक। आगे देखिए सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण 1979 ईस्वी। महापुरुषों का स्मरण है, ध्यान रखिए ना, महापुरुष का ये स्मरण है। ठीक है, महापुरुषों का स्मरण 1977 ईस्वी। कब? 1977 ईस्वी में आता है महापुरुषों का स्मरण। ठीक है, इसमें याद रखिए दो चीज़, क्या? एक है संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो 1957 ईस्वी और दूसरा है संदेश रासक 1960 ईस्वी। ठीक है, आगे देखिए, अब देखते हैं हम उपन्यास हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के 4 उपन्यास हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए उपन्यास क्या क्या है। ये पहला है बाण भट्ट की आत्मकथा। इस पर आज हम बहुत ही विस्तार से बात करेंगे। यही आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, बाण भट्ट की आत्मकथा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी। और इसमें कुल 20 उपन्यास हैं। कितने? 20 उपन्यास हैं। ठीक, आगे अगला उपन्यास है चारूचंद्र लेख है, ये 1963 ईस्वी में है, ये ध्यान देना है। चारूचंद्र लेख 1963 ईस्वी में है, ये भी एक उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और एक अगला उपन्यास है पुनर्वाह है 1973 ईस्वी में। और एक अंतिम इनका उपन्यास है अनाम दास का पोथा 1976 ईस्वी। ठीक है,
1976 ईस्वी अनामदास का पोथा। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुल उन्होंने 4 ही उपन्यास लिखे हैं। क्या-क्या लिखे हैं? वो है बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी, चारू चंद्रलेख 1963 ईस्वी और पुनर्वाह 1973 ईस्वी, अनामदास का पोथा 1976 ईस्वी। ये कुल मिलाकर 4 उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखे हैं। आगे देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि 1981 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की उपलब्धि संपूर्ण रचनाओं का संकलन 11 खंडों में हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली के नाम से राजकमल प्रकाशन ने प्रकाशित किया। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो संपूर्ण रचना काल है, रचनाओं का एक जगह संकलन करके 11 खंडों में सन 1981 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली के नाम से राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ। ठीक है, आगे देखिए, प्रथम संस्करण मात्र 2 वर्ष में ही समाप्त हो जाने से पुनः संशोधित कर 1998 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली का प्रथम संस्करण मात्र 2 वर्ष में ही क्या हुआ, समाप्त हो गया, जो पुनः संशोधित करके 1998 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। ठीक है, अब देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की कुछ आलोचनात्मक पुस्तकें, वही मैंने अभी आपको बताया, उनमें से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकती हैं, जैसे कि साहित्यकार और चिंतक हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये लिखे हैं डॉक्टर राम मूर्ति त्रिपाठी। क्या? साहित्यकार और चिंतक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये रचना लिखी हैं डॉक्टर राम मूर्ति त्रिपाठी। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम से विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, ये इन पे ग्रंथ लिखे हैं, आलोचनात्मक रचना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी समग्र पुनर्वालोकन। क्या? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और पुनरावलोकन, ये लिखे हैं चौधरी राम यादव। चौधरी राम यादव ने लिखा है। आगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जय यात्रा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जय यात्रा, ये लिखे हैं डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जय यात्रा डॉक्टर नामवर सिंह लिखे हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी व्यक्तित्व और कृतित्व, ये लिखे हैं डॉक्टर व्यासमणि त्रिपाठी। कौन लिखे हैं? डॉक्टर व्यासमणि त्रिपाठी का ग्रंथ है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी व्यक्तित्व और कृतित्व। ठीक है, डॉक्टर व्यासमणि त्रिपाठी। अब देखिए, अगला ग्रंथ है शांति निकेतन से शिवालिक। ठीक है, शांति निकेतन से शिवालिक। कौन लिखे हैं? ये संपादक हैं इसके शिव प्रसाद सिन्हा। ठीक है, शांति निकेतन से शिवालिक ये ग्रंथ है आलोचनात्मक, जिसके संपादक हैं कौन? शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, दूसरी परंपरा की खोज, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, डॉक्टर नामवर सिंह। दूसरी परंपरा की खोज डॉक्टर नामवर सिंह, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ऊपर लिखा गया आलोचनात्मक रचना है। ठीक है, डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा दूसरी परंपरा की खोज। ठीक है, अब देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपना उपन्यास है उनका अनामदास का पोथा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है अनामदास का पोथा। ये पहले अथ रेकव आख्यान से प्रकाशित हुआ। क्या? पहले ये अथ रेकव आख्यान के नाम से प्रकाशित हुआ। ये ध्यान देना है, अनामदास का पोथा पहले अथ रेकव आख्यान के नाम से प्रकाशित हुआ। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु है। ठीक है, आगे देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध साहित्य सहचर बाद में साहित्य का साथी नाम से प्रकाशित हुआ। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध था साहित्य सहचर, आगे चल के बाद में ये साहित्य का साथी नाम से प्रकाशित हुआ। ठीक है, अगला बिंदु देखिए, द्विवेदी जी के निबंधों में भारतीय संस्कृति, इतिहास, ज्योतिष, विविध धर्म संप्रदाय आदि विषय प्रमुखता से आए हैं। देखिए, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने निबंध लिखे हैं उसमें भारतीय संस्कृति, इतिहास, ज्योतिष और विविध धर्म संप्रदाय इत्यादि सभी प्रमुखता से आए हैं। ठीक है, अब देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को सामान्य तौर पर 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो निबंध हैं उनको 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक है विचारात्मक निबंध और दूसरे आलोचनात्मक निबंध। ये विशेष मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान दीजिए, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो निबंध हैं उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। क्या? एक तो विचारात्मक निबंध और दूसरे आलोचनात्मक निबंध। ठीक है, अगला देखिए बिंदु है विचारात्मक श्रेणी के निबंधों को। जो विचारात्मक श्रेणी के निबंध हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में दार्शनिक और सामाजिक जीवन से संबंधित तत्वों की प्रधानता है। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो विचारात्मक निबंध हैं उनमें दार्शनिक और सामाजिक जीवन से संबंधित तत्वों की बात की गई है। ठीक है, जो विचारात्मक निबंध हैं दार्शनिक और सामाजिक जीवन से जो संबंधित तत्व हैं उन पर बात की है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब देखिए, आलोचनात्मक निबंध हैं उनमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बोलते हैं कि क्या? देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं आलोचनात्मक श्रेणी के निबंधों में साहित्य के विभिन्न
क्या आलोचनात्मक श्रेणी में साहित्य के विभिन्न अंगों का शास्त्रीय विवेचन तथा साहित्यिक कृतियों पर आलोचनात्मक दृष्टि की प्रधानता रही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो आलोचनात्मक निबंध हैं उन पर साहित्य के विभिन्न अंगों का शास्त्रीय विवेचन तथा साहित्यिक कृतियों पर आलोचनात्मक दृष्टि प्रधानता रही है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, अब देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली, कैसी विशुद्ध खड़ी बोली है। इस भाषा में प्रांजल व्यवहारिकता के साथ संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय भाषा का भी अच्छा प्रयोग है। क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। इस भाषा में प्रांजल व्यवहारिकता के साथ संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय भाषा का भी अच्छा प्रयोग है। ठीक है, आगे देखिए अगला बिंदु है मोस्ट इंपोर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में शैली के विविध रूप हमें देखने को मिलते हैं। किसके शैली के, देखिए पहला रूप मिलता है हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में हमें गवेषणात्मक शैली मिलती है। फिर मिलती है हमें वर्णनात्मक शैली और व्यंग्यात्मक शैली और व्यास शैली। कुल मिलाकर के ये 4 शैलियाँ हमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों में मिलती हैं। क्या क्या, देखिए गवेषणात्मक शैली और वर्णनात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, व्यास शैली, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की विशेषता है। ठीक है, शैलियों के बारे में। अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के, ठीक है ये ध्यान देना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के साहित्यों में विराट मानवतावादी के भी दर्शन होते हैं। देखिए जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी प्रेरित हैं, तो उनके यहाँ क्या है विराट मानवतावादी के दर्शन भी हमें उनके साहित्य में क्या होते हैं, उपलक्षित होते हैं, उपलब्ध होते हैं, प्रसिद्ध हमें रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे देखिए अब देखते हैं हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का संक्षिप्त परिचय। फिर हम देखेंगे अपने बाण भट्ट की आत्मकथा पर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रूप से उस पर एक एक बिंदु पर अध्ययन करेंगे। चलिए बाण भट्ट की आत्मकथा इसमें देख लेते हैं। ये 1946 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है। ये कितने कुल 20 उपश्वास में है। इसमें 7वीं शती के भारत की राजनीति स्थिति का निरूपण किया गया है। ये ध्यान देना है, 7वीं शती के भारत की राजनीतिक स्थिति का इसमें निरूपण किया गया है। किसमें, बाण भट्ट की आत्मकथा में। ठीक है, और डायरी शैली में रचित ऐतिहासिक परंपरा का श्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। ये ध्यान देना है, ये डायरी शैली में रचित है, ऐतिहासिक परंपरा का श्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। इसमें तत्कालीन समाज को जिस शैली में चित्रित किया गया है वह व्यक्ति विशेष की कला न होकर युग विशेष की संस्कृत चेतना की मनोदुखकारी छटा है। ठीक है, इस उपन्यास के सभी पात्र उत्सर्ग भावना के जीवंत आदर्श से प्रेरित हैं। इस उपन्यास के बाण भट्ट की आत्मकथा, इस उपन्यास के सभी पात्र उत्सर्ग भावना से के जीवंत आदर्श से प्रेरित हैं। ठीक है, प्रेरित हैं। आगे देखिए अगला उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का चारू चंद्र लेख। चारू चंद्र लेख 1963 ईस्वी में आता है, प्रकाशित हुआ उपन्यास। पहले ये कल्पना पत्रिका में, ठीक है, धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ। पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह उपन्यास है चारू चंद्र लेख 1963 ईस्वी में कल्पना पत्रिका में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ। ठीक है, धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में 32 प्रकरण हैं। कितने, इस उपन्यास में 32 प्रकरण हैं। इस उपन्यास को श्री नवल किशोर पात्र बहुल, क्या पात्र बहुल और घटनाओं का घटाटोप, देखिए श्री नवल किशोर ने चारूचंद्र लेख उपन्यास को पात्र बहुल और घटनाओं का घटाटोप और तांत्रिक साधनाओं पर लिखा गया पहला उपन्यास मानते हैं। देखिए ये आपको ध्यान देना है, कौन है, श्री नवल किशोर हैं। वो कहते हैं चारूचंद्र लेख उपन्यास है पात्र बहुल, घटनाओं का घटाटोप, तांत्रिक साधनाओं पर लिखा गया पहला उपन्यास है। ये ऐसा श्री नवल किशोर मानते हैं। ठीक है, इस उपन्यास में 12वीं 13वीं शताब्दी के भारत की शासन व्यवस्था और समाज के पतन की कहानी कही गई है। ठीक है, इसमें 12वीं से 13वीं शताब्दी का जो भारत शासन की व्यवस्था और समाज का पतन हुआ उसकी कहानी कही गई है। इस उपन्यास में भारतीय संस्कृति की गरिमा का गान और भारत को ऊपर उठाने की लालसा जगाने का भरसक प्रयास किया गया है। ठीक है, पूरी कहानी रानी चंद्रलेखा और राजा सातवाहन के आसपास घूमती है। इस कहानी में द्विवेदी जी की मानवतावादी दृष्टिकोण की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है। देखिए मानवतावादी दृष्टिकोण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो छाप है इस उपन्यास में विशेष रूप से दिखाई देती है चारू चंद्र लेख में। इसमें याद रखना है, इसमें चंद्रलेखा और ये नायिका हैं और राजा सातवाहन ये इसके नायक हैं। और इसमें नवल किशोर ने इसे
पात्र बहुल घटनाओं का घटाटोप तथा और तांत्रिक साधनाओं पर लिखा गया पहला उपन्यास माना है नवल किशोर ने, श्री नवल किशोर ने। और ये पहले 1963 ईस्वी में पहले ये कल्पना पत्रिका में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ। ये कौन? चारूचंद्र लेख उपन्यास 1963 ईस्वी। अगला उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, देखिए पुनर्वा। पुनर्वा सन 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये पुनर्वा उपन्यास प्रेम के मायने में अपने पूर्व के उपन्यासों से श्रेष्ठ माना जाता है। देखिए प्रेम के मायने में पुनर्वा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। 1973 ईस्वी में पुनर्वा उपन्यास लिखा जाता है। इस उपन्यास में चतुर्थ सती, क्या चतुर्थ सती का वातावरण वर्णित है। चौथी सती है उस समय का वातावरण इसमें वर्णित है पुनर्वा उपन्यास में। इतिहास की लोक कथा से संपृक्त इसमें आदर्श पात्रों के माध्यम से आज के संकल्प शून्य और वासना प्रधान जीवन का समाधान खोजने का प्रयास किया गया है। इस उपन्यास में प्रेम की त्रिवेणी, क्या इस उपन्यास में प्रेम की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। देवरात और क्या देवरात, शर्मिष्ठा, मंजुला, ठीक है, क्या देवरात, शर्मिष्ठा, मंजुला, चारूचंद, धूता, वसंत सेना, चारुदत्त, धूता, वसंत सेना और आर्यक मृणाल चंद्रा और श्याम रूप मदनिका, ये कुछ ये पात्रों के द्वारा इसमें देखा जा सकता है। क्या क्या है पुनर्वा उपन्यास के पात्रों में? देवरात, शर्मिष्ठा, मंजुला, चारुदत्त, धूता, वसंत सेना, आर्यक मृणाल चंद्रा और श्याम रूप मदनिका, ये पुनर्वा उपन्यास के कुछ मुख्य पात्रों के द्वारा हम देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला बिंदु, देखिए अगला उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा 1976 ईस्वी में प्रकाशित यह उपन्यास सन 1940 ईस्वी के करीब छंदोग्य उपनिषद के आधार पर रचित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही विस्तार रूप है। देखिए ये अनाम दास का पोथा है जो 1976 ईस्वी में प्रकाशित होता है और 1940 ईस्वी के करीब छंदोग्य उपनिषद के आधार पर रचित हजारी प्रसाद द्विवेदी की कहानी का ही विस्तार रूप है। ठीक है, छंदोग्य उपनिषद इनकी कहानी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही ये क्या है? विस्तार रूप है। इसका एक नाम यह अथरेक्व आख्यान, क्या एक इसका और नाम मिलता है? अथरेक्व आख्यान नाम से भी ये प्रकाशित है इस उपन्यास में। ठीक है, कौन सा? अनाम दास का पोथा 1976 ईस्वी में। ठीक है, और इसका दूसरा नाम भी मिलता है हमें अथरेक्व आख्यान। ठीक है, ये दूसरा नाम है अनाम दास का पोथा का, अथरेक्व आख्यान। आगे देखिए वस्तुतः इस उपन्यास में, ठीक है, वस्तुतः इस उपन्यास में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो उपन्यास हैं उनके मुख्य पात्रों में हमें विशेष ध्यान देना है। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, इसका हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं और जिसके वो क्या है, जिसके पात्र हैं वो देखिए। सबसे पहले बाण भट्ट की आत्मकथा है, इसके पात्र हैं बाण भट्ट। बाण भट्ट की बात करें, बाण भट्ट हैं हर्षवर्धन हैं, जो हर्षवर्धन का राज पंडित है। कौन? बाण भट्ट। बाण भट्ट हर्षवर्धन का राज पंडित है, नियतिवादी है, सभ्य है, शिष्ट है और एवं मृदुभाषी है, मतलब कि मधुर भाषा बोलने वाला है। यह उपन्यास का नायक भी है। बाण भट्ट का वास्तविक नाम क्या है? दक्ष भट्ट है और नारी का सम्मान करता है। जो बाण भट्ट है ये कैसा है? हर्षवर्धन का राज पंडित है, नियतिवादी है, सभ्य है, शिष्ट है और मृदुभाषी है। उस उपन्यास का ये नायक भी है और बाण भट्ट का वास्तविक नाम दक्ष भट्ट है और नारी का सम्मान करने वाला है। ठीक है, एक नाम याद रखिएगा कि बाण भट्ट का जो दूसरा नाम है, वास्तविक नाम है दक्ष भट्ट है। ठीक है, अगला उपन्यास का इस पात्र हैं वो है निपुणिका। निपुणिका है, ठीक है, ये निम्न श्रेणी की विधवा, क्या निम्न श्रेणी की विधवा जो बाण भट्ट से प्रेम करती है। यह बाण की नाटक मंडली की पात्र भी थी। बाद में पान की दुकान चलाती है। देखिए इस उपन्यास में पान की दुकान कौन चलाता है? निपुणिका चलाती है और इसका हमें एक अपभ्रंश नाम भी मिलता है, न्यूमोनिया। क्या? न्यूमोनिया, इसका एक दूसरा नाम भी मिलता है। और निम्न श्रेणी की ये विधवा जो कि बाण भट्ट से प्रेम करती है, या बाण भट्ट की नाटक मंडली की पात्र भी थी। बाद में ये क्या करती है? पान की दुकान चलाती है। कौन? निपुणिका। ठीक है, अगला पात्र है भट्टिनी। भट्टिनी देखिए बाण भट्ट में की जो आत्मकथा है उसमें भट्टिनी एक ये राजकन्या है और तुवर मिलिंद की पुत्री है। ये क्या है? भट्टिनी है जो राजकन्या है एक, और ये तुवर मिलिंद की पुत्री है। किसकी? तुवर मिलिंद की पुत्री है भट्टिनी। इसका अपहरण होना और छुड़वाना नाटक की का जो केंद्र बिंदु है।
देखिए भटनी का अपहरण होना और उसका छुटाना, वहाँ से छुड़वाना, ये एक नाटक का इसका बाणभट्ट की आत्मकथा का केंद्र बिंदु है। ठीक है, आगे देखिए इसके कुछ गौण पात्र हैं, उनकी बात कर लेते हैं बाणभट्ट की आत्मकथा के। वो हैं, देखिए कौन है, अघोर वैरव, कौन है, अघोर अघोर भैरव, ये हैं वाम मार्गी साधक। अघोर भैरव वाम मार्गी साधक हैं। अगला पात्र है लोरिक देव, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, लोरिक देव भद्रेश्वर दुर्ग का स्वामी है। लोरिक देव है बाणभट्ट की आत्मकथा में, वो भद्रेश्वर दुर्ग का स्वामी है लोरिक देव। अगला पात्र है सुगत भद्द, सुगत भद्द है बौद्ध भिक्षु एवं आचार्य है सुगत भद्द। अगला पात्र है महामाया, महामाया ग्रहवर्मा की रानी है। कौन, ग्रहवर्मा, ध्यान रखना है, एक ग्रहवर्मा भी आए हैं जो कि महामाया उनकी रानी है। अगला पात्र है इसमें सुचरिता, जो सुचरिता है उपकथा की नायिका है। ये इसमें एक उपकथा भी चलती है उसकी, सुचरिता एक नायिका है, या ध्यान देना बाणभट्ट की आत्मकथा में सुचरिता। देखिए जो अन्य इसमें पात्र हैं जैसे हर्षवर्धन, कृष्णवर्धन और विग्रह वर्मा और तुविरल, कौन है, तुविर मिलंद, राजश्री, ये कुछ उपन्यास के और पात्र हैं बाणभट्ट की आत्मकथा के। ठीक है, ये हुए, हमने देखे बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र, हमने देख लिए बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र देख लिए हैं। अब देख रहे हैं बाणभट्ट की आत्मकथा में क्या, बाणभट्ट की आत्मकथा में देखिए ये हमें पता है 20 उपश्वासों में विभाजित है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी, और ये आत्मकथात्मक डायरी शैली में ये रचित उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा। आत्मकथात्मक डायरी शैली में रचित है, ध्यान देना है। और एक इसमें मिलता है हमें धावक, जो कि एक ये भी पात्र है जो कि राज दरबारी कवि है। ठीक है, ध्यान देना है, धावक है जो राज दरबारी कवि है, ये भी एक इसका पात्र है। चलिए बाणभट्ट की आत्मकथा के संबंध में अब विशेष रूप से बात करते हैं। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक है, कैसा है, ऐतिहासिक उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा। ठीक है, आगे इसमें इस ग्रंथ में हर्षचरित, क्या है, हर्षचरित, इसके अलावा कादम्बरी और रत्नावली से भी यह संबद्ध है। ये ध्यान देना है, जो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है, ये इसके जो आधार ग्रंथ हैं वो हैं हर्षचरित, कादम्बरी और रत्नावली। इन उपन्यास, ये इन ग्रंथों से इसका संबंध रहा है, संबद्ध है ये। ठीक है, आधार ग्रंथ हैं बाणभट्ट की आत्मकथा के, क्या क्या है, हर्षचरित, कादम्बरी और रत्नावली। ठीक है, ये बाणभट्ट और श्री हर्षदेव के ग्रंथ हैं, ये ध्यान देना है। ठीक है, आगे देखिए अगले बिंदु है इसमें, वो है इस उपन्यास का प्रथम प्रकाशन 1946 ईस्वी में राजकमल प्रकाशन से किया गया और नवीन प्रकाशन 1 सितंबर 2010 को किया गया है। ठीक है, ये ध्यान देना है, 1946 ईस्वी में राजकमल से प्रकाशन तो होता है और नया संस्करण आता है इसका जो 1910 में आता है, वो सॉरी 2010 में, ध्यान देना है। ठीक है, आगे अगला बिंदु की बात करें इसमें बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र हमने देख लिए हैं, बाणभट्ट हैं इसमें, हर्षवर्धन है, हर्ष कुमार है, और क्या उन्हें कुमार कृष्णवर्धन है, निपुणिका, महामाया, भट्टनी, राजश्री, ठीक है, और देवपुत्र और तोर मिलिंद और सुचरिता, अघोर भैरव आदि इत्यादि इसके प्रमुख पात्र हैं। और मैंने बताया जैसा कि ये बाणभट्ट की आत्मकथा कितने 20 उपश्वासों में विभाजित है, 20 उपश्वास। ठीक है, और देखिए उपन्यास में, इस उपन्यास में तत्कालीन संस्कृति, ध्यान देना है क्या क्या है इसमें, इसकी विशेषताओं से पूछा जा सकता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा की विशेषताएं क्या हो सकती हैं। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इस उपन्यास में तत्कालीन संस्कृति, धर्म साधना, कला दर्शन, मानवीय राग विराग और आचार विचार का संधान के साथ हर्षकालीन सामाजिक विलासिता, कामुकता, नारी की अवमानना, अपहरण और विक्रय और निरीहों पर प्रहार और जो प्रहार हुआ है, और सुरा सुंदरी का दौर रहा है, मिथ्या दर्प, ईर्ष्या द्वेष और आदि अवांछनीय रूढ़िग्रस्त के बीच मानव मूल्यों की खोज और वैष्णव साधना की प्रतिष्ठा हुई है। ये ध्यान देना है क्या क्या विशेषताएं हैं बाणभट्ट की आत्मकथा में। देखिए तत्कालीन संस्कृति, धर्म साधना, कला दर्शन, मानवीय राग विराग, आचार विचार का साधन के साथ हर्षकालीन सामाजिक विलासिता, कामुकता, नारी की अवमानना और अपहरण और विक्रय, निरीहों पर प्रहार, सुरी सुंदरी का दौर, मिथ्या दर्प, ईर्ष्या द्वेष आदि अवांछनीय रूढ़िग्रस्तता के बीच मानव मूल्यों की खोज और वैष्णव साधना की प्रतिष्ठा बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में हुई है।
अगला बिंदु देखिए, इस उपन्यास की ऐतिहासिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कुछ विद्वानों ने इसे सांस्कृतिक और साहित्यिक उपन्यास कहना ज़्यादा उचित समझा है। ठीक है? देखिए कुछ आलोचक हैं, उन्होंने इसे ऐतिहासिकता के उपन्यास ना मानकर इसे सांस्कृतिक और साहित्यिक उपन्यास की ओर ज़्यादा माना है। ठीक है? आगे देखिए, उपन्यास में उपरोक्त कथन के संदर्भ में स्वयं हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं क्या? ये ध्यान दीजिए, उपन्यास के उपसंहार में, उपन्यास का उपसंहार बोलें तो उसकी भूमिका में कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि छोटी-छोटी असंगतियों चाहे निकल आवें। क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखना है क्या? छोटी-छोटी असंगतियाँ चाहे निकल आवें, पर अधिकांश में उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री से गाथा की सामग्री में कोई विरोध नहीं। ठीक है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कहते हैं छोटी-छोटी असंगतियाँ चाहे निकल आवें, पर अधिकांश में उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री से गाथा की सामग्री में कोई विरोध नहीं। ठीक है? अगला देखिए, श्री गणेशन ने क्या श्री गणेश देखिए श्री गणेशन ने मात्र 5% ऐतिहासिक मानते हुए, क्या? श्री गणेशन हैं, एक आचार्य हैं, उनके द्वारा कि 5% ऐतिहासिक मानते हुए बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास को शुद्ध साहित्यिक उपन्यास की कोटि में रखा है। क्या? शुद्ध साहित्य की कोटि में रखा है इसे श्री गणेशन ने। ठीक है? 5% ऐतिहासिकता इसमें मिली है, तो बाणभट्ट की उपन्यास को श्री गणेशन ने शुद्ध साहित्य की कोटि में रखा है। ठीक है? बाणभट्ट की एक आत्मकथा, अगला बिंदु है बाणभट्ट की आत्मकथा के कुछ पात्र ऐतिहासिक हैं। जैसे देखिए ऐतिहासिक पात्र क्या-क्या हैं? जैसे कि हर्ष हैं, हर्ष और कुमार कृष्णवर्धन हैं। हर्ष बोलें तो हर्षवर्धन और कुमार से कुमार कृष्णवर्धन और राज्यश्री, देवपुत्र मिलिंद और बाणभट्ट। ये कुछ पात्र हैं जो कि क्या हैं? ऐतिहासिक पात्र हैं। और इस उपन्यास के जो कुछ काल्पनिक पात्र हैं, काल्पनिक पात्रों में आते हैं निपुणिका, महामाया, भट्टिनी और अघोर वैरव और सुचरिता। ये जितने भी पात्र हैं, ये भट्टिनी, निपुणिका, महामाया, अघोर भैरव, सुचरिता, ये सभी जो पात्र हैं ये काल्पनिक पात्र हैं। ठीक है? आगे देखिए, अगला बिंदु है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है? 1943 ईस्वी में विशाल भारत में भी धारावाहिक के रूप में हुआ था। ये उपन्यास है सबसे पहले 1946 ईस्वी में तो लिखा ही जा आया ही है, हमारे सामने प्रकाशित हुआ है, और 1943 ईस्वी में विशाल भारत में भी ये धारावाहिक के रूप में पहले ये चलाया गया। ठीक है? कौन? बाणभट्ट की आत्मकथा। आगे देखिए, अगला मैं इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु है, हमने देखा स्त्री पात्रों में जो कि निपुणिका जिसको नाम है न्योनिया और सुचरिता, महामाया, भट्टिनी जो इसकी नायिका है, और मदनश्री और चारू स्मिता और विद्युत पांगा, राज्यश्री। ये कुछ इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पात्र हैं। अब देखिए इसमें उपन्यास में बाणभट्ट स्थानीश्वर का शासक हर्षवर्धन का दरबारी कवि रहता है। जो बाणभट्ट है, एक जगह है स्थानीश्वर का शासक वो था हर्षवर्धन का, ये दरबारी कवि रहता है। कौन? बाणभट्ट। ठीक है? अब देखिए इस उपन्यास की शुरुआत संस्कृत की इन पंक्तियों से होती है, अथ बाणभट्ट की आत्मकथा लिख्यते। क्या? अथ बाणभट्ट की आत्मकथा लिख्यते। इस उपन्यास की शुरुआत संस्कृत की इन पंक्तियों से होती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। क्या? देखिए अथ बाणभट्ट की आत्मकथा लिख्यते। ठीक है? आगे देखिए, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु है इस उपन्यास में, क्या? इस उपन्यास के उपसंहार की बोलें तो उसकी भूमिका में मिस कैथराइन, कौन है? मिस कैथराइन है। मिस कैथराइन दीदी को क्रोधित होते दिखाया गया है। क्या? मिस कैथराइन हैं जो वो एक दीदी के रूप में आई हैं, उनको क्रोधित नहीं है, क्रोधित होते हुए दिखाया गया है कि द्विवेदी जी ने इसे ऑटोग्राफी क्यों कहा। क्या? देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे ऑटोबायोग्राफी कहा है। ध्यान देना है, ऑटोग्राफी नहीं है, ऑटोबायोग्राफी है। क्या है? ऑटोबायोग्राफी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्यों कहा? इस बात से मिस कैथराइन हैं वो उनसे क्रोधित हैं, तो ये उपसंहार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनकी बाणभट्ट की आत्मकथा इस भूमिका में लिखा है। ठीक है? अगला बिंदु देखिए, इसमें उपन्यास में आत्मकथा की तरह फ्लैशबैक, क्या? इस उपन्यास में आत्मकथा की तरह फ्लैशबैक बोले तो पूर्व दीप्ति पद्धति का अनुसरण किया गया है। ठीक है? इस उपन्यास में पूर्व दीप्ति पद्धति यानी फ्लैशबैक पद्धति का भी अनुसरण किया गया है, ध्यान देना है। ठीक है?
और बाण भट्ट की आत्मकथा, इस उपन्यास में किस्सा गोई शैली को अपनाया गया है। कौन सी शैली को अपनाया गया है? किस्सा गोई शैली को अपनाया गया है। प्रथम उपन्यास के समापन पर पाठकों में उत्कंठा बनाए रखने के लिए उपन्यासकार अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं क्या, इसके बाद मुझसे ऐसी घटना लिखनी है जिसे लिखते समय मुझे आज भी भय और आशंका से कांप उठना पड़ता है। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं उपन्यास लिखते हुए और उसके प्रथम उपन्यास में ही कहते हैं कि समापन में कहते हैं क्या, इसके बाद मुझे ऐसी घटना लिखनी है जिसे लिखते समय मुझे आज भी भय और आशंका से कांप उठना पड़ता है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रथम उपन्यास के समापन में कहते हैं। अब देखिए इस उपन्यास के आरंभ में बाण भट्ट की आत्मकथा, इस उपन्यास के आरंभ में जो कथा मुख दिया गया है, क्या कथा मुख दिया गया है यानी उपसंहार दिया गया है, उसमें ऑस्ट्रिया निवासिनी कैथरीन, क्या ऑस्ट्रिया, ये ध्यान देना है, ऑस्ट्रिया की निवासी हैं, कौन है, मिस कैथरीन दीदी का उल्लेख है। ठीक है, किसका उल्लेख है, मिस कैथरीन दीदी का उल्लेख है और ये ऑस्ट्रिया निवासी हैं। इन्हें बाण भट्ट की आत्मकथा के कुछ अंश मिले हैं जिनका हिंदी अनुवाद उनके करके उन्होंने व्योमकेश शास्त्री को दे दिया है। किसको? व्योमकेश शास्त्री को दे दिया है। ठीक है, फिर से समझिए, इस उपन्यास के आरंभ में जो कथा मुख दिया गया है, ठीक है, कथा मुख की बोलें तो उपसंहार भूमिका के रूप में दिया गया है। उसमें ऑस्ट्रिया की एक निवासी है मिस कैथरीन का उल्लेख मिलता है। उन्हें बाण भट्ट की आत्मकथा के कुछ अंश मिले जिनका हिंदी अनुवाद करके उन्होंने व्योमकेश शास्त्री को दे दिया है। देखिए व्योमकेश शास्त्री आपके लिए ये महत्वपूर्ण बिंदु है। व्योमकेश शास्त्री को किस नाम, ये कौन है, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं व्योमकेश शास्त्री। ठीक है ना, कौन? व्योमकेश शास्त्री के नाम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को जाना जाता है, ये ध्यान देना है। देखिए अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु है व्योमकेश शास्त्री आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही थे। देखिए मैंने बताया आपको व्योमकेश शास्त्री जी हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ही जाना जाता है, उनके नाम का दूसरा नाम है व्योमकेश शास्त्री। ठीक है, बाण भट्ट उपन्यास का केंद्रीय चरित्र और नायक है। बाण भट्ट है उपन्यास का केंद्रीय चरित्र और नायक है, ध्यान देना है। ठीक है, आगे देखिए, बाण भट्ट का वास्तविक नाम दक्ष यानी दक्ष भट्ट तथा नगर नगर जनपद जनपद घूमते रहने के कारण क्या बंड, ठीक है, बंड भी था। देखिए बाण भट्ट का नाम था क्या, वास्तविक नाम दक्ष था और नगर नगर में घूमने के कारण इसे बंड भी कहते थे। क्या? बंड भी कहते थे। नगर नगर जनपद में घूमने के कारण इसे इनका नाम बंड भी पड़ा। और वास्तविक नाम क्या है? इनका वास्तविक नाम है दक्ष। ठीक है, अगला बिंदु देखिए, बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण प्रसिद्ध पंडित वात्स्यायन वंशी जयंत भट्ट का पौत्र था। क्या? जो बाण भट्ट हैं वो प्रसिद्ध पंडित वात्स्यायन वंशी जयंत भट्ट, कौन? जयंत भट्ट का पौत्र था। बचपन में ही मातृ सुख और 14 वर्ष की अवस्था में पितृ सुख से भी वंचित हो गया था। कौन? बाण भट्ट। ठीक है ना, आगे देखिए, अस्थिर। देखिए अस्थिर चित्त वाला बाण कवि हृदय होने के साथ ही सौंदर्य उपासक भी था। जो बाण भट्ट है अस्थिर चित्त वाला बाण भट्ट था, इसका स्थिर चित्त नहीं था, अस्थिर चित्त था। कवि हृदय के साथ ही सौंदर्य उपासक भी था। ठीक है ना, कवि हृदय के साथ ही वो सौंदर्य उपासक भी था। आगे, बाण भट्ट की निपुणिका की उंगली। क्या? बाण भट्ट को निपुणिका की अंगुली और आंखें विशेष आकर्षक लगती थीं। जो बाण भट्ट है, बाण भट्ट को निपुणिका की अंगुली और आंखें विशेष आकर्षक लगती थीं। बाण भट्ट को भट्टिनी के सौंदर्य में परमात्मा के सौंदर्य की झलक दिखाई देती थी। देखिए आपको विषय ध्यान देना है, बाण भट्ट को भट्टिनी के सौंदर्य में, किसके? भट्टिनी के सौंदर्य में परमात्मा के सौंदर्य की झलक दिखाई देती थी। ठीक है ना, बाण भट्ट निपुणिका से मित्रवत व्यवहार करता है। जो बाण भट्ट है निपुणिका से कैसा व्यवहार करता है? मित्रवत व्यवहार करता है, किंतु भट्टिनी के प्रति वह भक्ति भाव रखता है। देखिए निपुणिका है उससे से तो ये मित्रवत व्यवहार रखता है बाण भट्ट, और भट्टिनी के प्रति वह भक्ति भाव रखता है। ठीक है ना, आगे देखिए, बाण भट्ट की प्रशंसा निपुणिका और भट्टिनी दोनों करती हैं। जो बाण है, बाण की प्रशंसा कौन कौन? निपुणिका और भट्टिनी दोनों करती हैं। देखिए, सौंदर्य प्रेमी बाण
यानी सौंदर्य प्रेमी बाणभट्ट नारी की पवित्रता, गरिमा, सम्मान, नारी की पवित्रता, गरिमा, सम्मान का विशेष महत्व देता है। साथ ही बाण के चरित्र में साहस, विवेकशीलता, भावुकता, संघर्षशीलता और परदुखकारकता, पौरुष और प्रत्युत्पन्नति प्रत्युत्पन्नति मति जैसे गुण भी विद्वान हैं। उत्पन्नमति जैसे भी गुण विद्यमान हैं। अब देखिए ऐतिहासिक पात्र मैंने बताए जैसे कि बाणभट्ट, सम्राट हर्षवर्धन, तुवर मिलिंद और बाकी सभी काल्पनिक पात्र हैं। ठीक है, आगे देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा। इस उपन्यास में बाणभट्ट निपुणता के नाटक मंडली छोड़ने से इतना व्यथित हो जाता है कि नाटक मंडली ही तोड़ डालता है। जो बाणभट्ट निपुणता के नाटक मंडली छोड़ने से इतना व्यथित हो जाता है कि वह नाटक मंडली को ही तोड़ डालता है। कौन? बाणभट्ट निपुणता के आग्रह पर भट्टनी की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर लेता है। देखिए बाणभट्ट जो निपुणता के आग्रह पर भट्टनी की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर लेता है, क्योंकि भट्टनी को वहाँ क्या कर लिया गया, बंदी बना लिया गया है, अपहरण कर लिया गया है। ठीक है, आगे देखिए बाणभट्ट ईश्वर विश्वास रखने वाला आस्तिक प्राणी है। क्या है? बाणभट्ट है ईश्वर पर विश्वास रखने वाला एक आस्तिक प्राणी है। ठीक है ना। आगे देखिए वस्तुतः इस उपन्यास का नायक बाणभट्ट इस उपन्यास का नायक है बाणभट्ट कोरा भावुक कवि नहीं। क्या कोरा भावुक कवि नहीं, वरन कर्मनिरत और संघर्षशील जीवन योद्धा है। उसके लिए शरीर केवल भार नहीं, मिट्टी का अड़ेला नहीं, बल्कि उससे बड़ा है और उसके मन में आर्यावर्त के उद्धार का निमित्त बनने की तीव्र बेचैनी है। किसके? बाणभट्ट के। ठीक है, अगला बिंदु देखते हैं। भट्टिनी देवपुत्री। कौन? भट्टिनी देवपुत्र तुमर मिलिंद। कौन है? भट्टिनी है जो कि देवपुत्र तुमिर मिलिंद की पुत्री है और ये राजकन्या है। ठीक है, कि अत्यंत रूपवती कन्या है। भट्टिनी है जो कि देवपुत्र तुवर मिलिंद हैं उनकी रूपवती या क्या राजकन्या है। कौन? भट्टिनी, जिसका छोटा राजकुल द्वार बलात् अपहरण कर लिया गया है। जिसका छोटा राजकुल द्वारा क्या है, बलात् अपहरण कर लिया गया है। ठीक है ना। आगे देखिए उपन्यास में मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन आता है भट्टिनी का परिचय। उपन्यास में भट्टिनी का परिचय इस प्रकार दिया गया है। क्या? देखिए विषम समय विजयी वाल्हीक विमर्दन प्रत्यंत बाणव देवपुत्र तुवर मिलिंद की कन्या। क्या? देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है भट्टिनी का परिचय, बाणभट्ट की आत्मकथा। इस उपन्यास में क्या दिया गया है परिचय भट्टिनी का? विषम समर विजयी वाल्हीक विमर्दन प्रत्यंत बाणव देवपुत्र तुवर मिलिंद की कन्या। ठीक है ना। आगे देखिए अपना बिंदु है अगला बाणभट्ट की आत्मकथा में भट्टिनी का मूल नाम। देखिए ये याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भट्टिनी का मूल नाम चंद्रदीधिति था। क्या? चंद्रदीधिति था, ये ध्यान देना है। भट्टिनी का मूल नाम था चंद्रदीधिति और भट्टिनी का नाम निपुणिका दिया हुआ है। भट्टिनी नाम है जो निपुणिका का द्वारा दिया गया है, निपुणिका ने इसे भट्टिनी नाम दिया गया है। ठीक है, और देखिए जो भट्टिनी का निपुणिका के द्वारा बाण से संपर्क हो जाता है। जो भट्टिनी है, भट्टिनी का निपुणिका के द्वारा बाणभट्ट से संपर्क हो जाता है। वहीं आगे चल के महावराह की आराधिका भट्टिनी बाणभट्ट को अपना अभिभावक मानती हैं। इसके आचरण में एक स्वाभाविक गंभीरता एवं औदात्य का समावेश है। ठीक है ना। आगे बिंदु देखिए भट्टिनी नगरहार से पुरुषपुर से जालंधर और फिर जबरन दस्युओं के साथ घूमते हुए स्थानीश्वर के छोटे राजकुल में लाई गई। ठीक है, कहाँ से? ये ध्यान देना है। पहले भट्टिनी है जो नगरहार से पुरुषपुर और पुरुषपुर से जालंधर और फिर जबरन दस्युओं के साथ घूमते हुए स्थानीश्वर के छोटे राजकुल में लाई गईं। और निपुणिका इस उपन्यास की नायिका है जो एक अस्पृश्य जाति की कन्या थी और जिसका विवाह कादम्बिक वैश्य के साथ हुआ था। देखिए जो निपुणिका है जिसका विवाह
कादम्बिक वैश्य के साथ हुआ जो भड़ भूजे से सेठ बन गया था। क्या भड़ भूजे से सेठ बन गया था? कौन? कादम्बिक वैश्य। इससे निपुणिका की शादी हो जाती है और निपुणिका इस उपन्यास की नायिका है बाणभट्ट की आत्मकथा। अब देखिए, निपुणिका 1 वर्ष के अंदर ही विधवा हो गई क्योंकि ससुराल वालों की प्रताड़ना से घर छोड़ दिया। देखिए, निपुणिका है वो क्या है, ससुराल वालों की प्रताड़ना से उन्होंने घर छोड़ दिया और 1 ही साल के अंदर ये विधवा हो गई। कौन? निपुणिका। ठीक है, आगे देखिए अगला बिंदु है इसमें निपुणिका। निपुणिका बाणभट्ट से पहली मुलाकात उज्जैनी के नाटक मंडली में होता है। देखिए, बाणभट्ट और निपुणिका की पहली मुलाकात उज्जैनी के, कहाँ ये ध्यान देना है, स्थान है उज्जैनी के नाटक मंडली में होती है। बाण इसे भी नाटक मंडली में शामिल कर लेता है। ठीक है, बाणभट्ट है और निपुणिका को भी नाटक मंडली में शामिल कर लेता है। निपुणिका एक कुशल अभिनेत्री के रूप में भी आती हैं। वह नाटक में वासवदत्ता की भूमिका निभाती है। निपुणिका है वासवदत्ता की भूमिका निभाती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नाटक मंडली में जो निपुणिका है वासवदत्ता की भूमिका निभाती है। अब देखिए, बाणभट्ट की हंसी को अन्यथा ले निपुणिका नाटक मंडली को छोड़कर चली जाती है। देखिए, जो बाणभट्ट है इस बाणभट्ट की आत्मकथा में ये हंस लेता है, उसी की हंसी से को अन्यथा लेके जो निपुणिका है नाटक मंडली को छोड़कर चली जाती है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। अब देखिए, निपुणिका है अपने हृदय रूपी मंदिर में बाणभट्ट रूपी देवता को स्थापित कर लेती है। ठीक है ना, क्योंकि जो निपुणिका है आकर्षित होती है किसकी ओर? बाणभट्ट की ओर। तो निपुणिका अपने हृदय रूपी मंदिर में बाणभट्ट रूपी देवता को स्थापित कर लेती है। ठीक, और निपुणिका से बाणभट्ट की अगली मुलाकात 6 वर्ष बाद। देखिए, पहले तो मुलाकात होती है, पहली मुलाकात उज्जैनी में होती है नाटक मंडली में, और निपुणिका की फिर अगली मुलाकात 6 वर्ष के बाद स्थानेश्वर में होती है, जहां निपुणिका पान की दुकान चलाती है। ठीक है, 6 वर्ष बाद मुलाकात होती है किसकी? निपुणिका की बाणभट्ट से। कहाँ? स्थानेश्वर में, और जहाँ निपुणिका पान की दुकान चलाती है, ये ध्यान देना है। और पहली मुलाकात उज्जैनी में होती है नाटक मंडली में। ठीक है, बाणभट्ट एक बार निपुणिका और भट्टनी दोनों को गंगा में डूबने से बाणभट्ट बचाता है। देखिए, बाणभट्ट है जो कि निपुणिका और भट्टनी और निपुणिका दोनों को किसमें? गंगा नदी में डूबने से बचाता है। ये ध्यान रखना है, गंगा नदी का नाम आया है। ठीक है, गंगा नदी से डूबने से बचाता है बाणभट्ट। निपुणिका बाणभट्ट को अपना गुरु मानती है। जो निपुणिका है बाणभट्ट को क्या? अपना गुरु मानती है। ठीक है, निपुणिका का ही एक नाम न्यूनिया मिलता है। ठीक है, निपुणिका का एक नाम क्या मिलता है? न्यूनिया, जो कि अपभ्रंश का नाम है न्यूनिया। ठीक है, जो का नाम हो जाता है निपुणिका। आगे देखिए, निपुणिका और बाणभट्ट दोनों मिलकर भट्टनी का उद्धार किया है। क्या? निपुणिका और बाणभट्ट ने दोनों ने मिलकर भट्टनी का उद्धार किया। ठीक है ना। आगे, निपुणिका यानी न्योनिया का संपूर्ण जीवन संघर्षों से घिरा रहा। वह घर से भागी, नाटक मंडली से भागी, मदन श्री के यहाँ से भागी। समाज ने उसे भ्रष्ट समझा, फिर भी उसने अपने को देव मंदिर की तरह पवित्र बनाए रखा। देखिए, सबसे बेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियाँ आती हैं यहाँ। जो निपुणिका है उसे इतनी प्रताड़ना मिली, उसको अब उसके ससुराल से निकाल दिया गया, 1 साल में वो विधवा हो जाती है। तो वहीं निपुणिका को उसका संपूर्ण जीवन है जो संघर्षों से घिरा रहा, और वह घर से भागी, नाटक मंडली से भागी, मदन श्री के यहाँ से भागी। समाज ने उसे भ्रष्ट समझा, फिर भी हारी नहीं निपुणिका, फिर भी अपने देव मंदिर को जो उसकी तरह पवित्र की तरह बनाए रखा। उसने अपने हृदय रूपी देव मंदिर को पवित्र बनाए रखा। किसने? निपुणिका ने, इतने संघर्षों के बाद। आगे देखिए, इस उपन्यास में सरस्वती मंदिर में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले मदनोत्सव का वर्णन भी किया गया है। ठीक है, मदनोत्सव आता है और सरस्वती मंदिर का इसमें उल्लेख हुआ है बाणभट्ट की आत्मकथा में। इस उत्सव में गणिका यानी चारुस्मिता, कौन? इस उपन्यास के इसमें मदनोत्सव में क्या है? गणिका है, वो है चारुस्मिता का नृत्य होता है, तथा कई देशों के कवि, कलाकार और नृतक इसमें भाग लेते हैं। ठीक है ना, चारुस्मिता का नृत्य होता है मदनू उत्सव में, ध्यान देना है। ठीक है ना, और ये इसमें सरस्वती मंदिर का भी इसमें उल्लेख आता है, और प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला मदनू उत्सव का वर्णन भी इसमें हुआ है बाणभट्ट की आत्मकथा में।
अगला देखिए बिंदु, इस उपन्यास में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्यकारों को यह उपदेश दिया है कि पुरानी परंपराओं के मोह को त्यागें और नए विषय, नए काव्य रूप एवं नई परंपराओं की रचनाओं का प्रश्रय दें। ठीक है, सबसे देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी कितनी सटीक और कितनी यथार्थवादी बात कहते हैं कि अपन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्यकारों को यह उपदेश दिया है इस उपन्यास में कि पुरानी परंपराओं के मोह को त्यागें और नए विषय, नए काव्य रूप एवं नई काव्य परंपराओं की रचनाओं को प्रश्रय दें। क्या प्रश्रय दें? ठीक है ना। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस उपन्यास में नारी के प्रति सम्मान, नारी शक्ति की महिमा और उसके महत्व को समझने के साथ साथ नारी को केवल वासना पूर्ति का साधन मात्र न मानकर पवित्र एवं उदात्त भाव रखने वाली की प्रेरणा दी की है। क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं इस उपन्यास में नारी के प्रति सम्मान, नारी शक्ति की महिमा, उसके महत्व को समझने के साथ नारी को केवल वासना पूर्ति का साधन न मानकर पवित्र एवं उदात्त भाव रखने की प्रेरणा दी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अच्छा, इस उपन्यास में शैव दर्शन की मान्यताओं को भी महामाया एवं अघोर भैरव के द्वारा दर्शाया गया है। देखिए इस उपन्यास में कौन सी शैव दर्शन, ध्यान देना है, शैव दर्शन की मान्यताओं को भी महामाया एवं अघोर भैरव के द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है ना। आगे इसमें बाणभट्ट की आत्मकथा के अब देखेंगे हम महत्वपूर्ण कथन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कथन होने वाले हैं बाणभट्ट की आत्मकथा के मोस्ट इंपोर्टेंट कथन। देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा के मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है। पहला कथन है बाणभट्ट का कथन है, ध्यान दीजिए। बाणभट्ट का कथन है, बाणभट्ट कहता है, क्या निपुण का बहुत अधिक सुंदर नहीं थी, उसका रंग अवश्य शेफालिका के कुसुमानल के रंग से मिलता था, परंतु उसकी सबसे बड़ी चारुता संपत्ति उसकी आंखें और अंगुलियां ही थीं। अंगुलियों को मैं बहुत महत्वपूर्ण सौंदर्योपासना समझता हूँ। देखिए जो बाणभट्ट है उसकी जो निपुणिका की उंगलियों की ओर कितना आकर्षित था, तो वही बाणभट्ट बताता है निपुणिका बहुत अधिक सुंदर नहीं थी, उसका रंग अवश्य शेफालिका के कुसुमानल के रंग से मिलता था, परंतु उसकी सबसे बड़ी चारुता संपत्ति उसकी आंखें और अंगुलियां ही थीं। अंगुलियों को मैं बहुत महत्वपूर्ण सौंदर्य उपासना समझता हूँ। ये बाणभट्ट का कथन है। ठीक है ना। आगे देखिए अगला कथन, देखिए बाणभट्ट का कथन है। बाणभट्ट कहता है, क्या बाणभट्ट कहता है, भटनी के चारों ओर, क्या भटनी के चारों ओर एक अनुभव राशि लहरा रही थी। मैं थोड़ी देर तक उस शोभा को देखता रहा। मन ही मन में सोचा कि कैसा आश्चर्य है विधाता का, कैसा रूप विधान है। ये बाणभट्ट का कथन है। ये बाणभट्ट का कथन है। क्या बाणभट्ट कहता है, भटनी के चारों ओर एक अनुभव राशि लहरा रही थी। मैं थोड़ी देर तक उस शोभा को देखता रहा। मन ही मन में सोचा कि कैसा आश्चर्य है विधाता का, कैसा रूप विधान है। ये बाणभट्ट का कथन है। आगे देखिए अगला कथन है, मैं नारी सौंदर्य को संसार की सबसे अधिक प्रभावोत्पादनी शक्ति मानता रहा हूँ और नारी सौंदर्य पूज्य है, वह देव प्रतिमा है। ये बाणभट्ट का कथन है। बाणभट्ट कहता है, मैं नारी सौंदर्य को संसार की सबसे अधिक प्रभावोत्पादनी शक्ति मानता रहा हूँ। नारी सौंदर्य पूज्य है, वह देव प्रतिमा है। ये बाणभट्ट की आत्मकथा में बाणभट्ट का कथन है। अब देखिए बाणभट्ट कहता है कि अगला कथन है बाणभट्ट का, निपुणता से मैं खुलकर बातें कर सकता हूँ। निपुणता से मैं खुलकर बातें कर सकता हूँ। भटनी के सामने मुझ में एक प्रकार की मोहनकारी जड़िमा आ जाती है। क्या बाणभट्ट कहता है, बाणभट्ट का ही कथन है, कहता है निपुणता से मैं खुलकर बातें कर सकता हूँ। भटनी के सामने मुझ में एक प्रकार की मोहनकारी जड़िमा आ जाती है। ये बाणभट्ट का कथन है। देखिए बाणभट्ट का फिर एक अगला कथन है। बाणभट्ट कहता है, इतनी पवित्र रूप राशि किस प्रकार इस कलुष धरित्री में संभव हुई। बाणभट्ट का ये कथन है भटनी के संबंध में। बाणभट्ट कहता है भटनी के संबंध में, इतनी पवित्र रूप राशि किस प्रकार इस कलुष धरित्री में संभव हुई। ये बाणभट्ट का कथन है किसके, भटनी के संदर्भ में। अगला देखिए अगला कथन है, वैराग्य क्या इतनी बड़ी चीज है कि प्रेम के देवता को उसकी नय नागनी में भस्म करा के ही कवि गौरव का अनुभव करे। देखिए ये बाणभट्ट का कथन है। बाणभट्ट कहता है, वैराग्य क्या इतनी बड़ी चीज है
कि प्रेम के देवता को उसकी नयन अग्नि में भस्म करा के ही कवि गौरव का अनुभव करे। ये बाणभट्ट का कथन है। आगे देखिए, अगला कथन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है, ये ध्यान दीजिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या देखिए, साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुलभ्रष्टा माना जाता है, उनमें एक दैवी शक्ति भी होती है। यह बात लोग भूल जाते हैं। मैं नहीं भूलता। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। ये कौन? बाणभट्ट की आत्मकथा में बाणभट्ट का कथन है। कितना देखिए, कितना स्मरणीय और सहनशील कथन है। किसका? बाणभट्ट का। कहते हैं क्या बाणभट्ट? साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुलभ्रष्टा माना जाता है, उनमें एक दैवी शक्ति भी होती है। यह बात लोग भूल जाते हैं। मैं नहीं भूलता। मैं स्त्री को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। ये बाणभट्ट कहता है। ठीक है, अगला कथन है, बाणभट्ट कहते हैं, बाणभट्ट का ही है क्या? मैं अपनी बुद्धि से अनुचित उचित की विवेचना करता हूँ। मैं मोह और लोभ वश किए गए समस्त कार्यों को अनुचित मानता हूँ। ये बाणभट्ट कहता है क्या? बाणभट्ट कहता है, मैं अपनी बुद्धि से अनुचित उचित की विवेचना करता हूँ। मैं विमोह और लोभवश किए गए समस्त कार्यों को अनुचित मानता हूँ। ये बाणभट्ट कहता है। आगे देखिए, अगला कथन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं बड़भागी हूँ। क्या? मैं बड़भागी हूँ जो इस महिमाशालिनी राजबाला की सेवा का अवसर पा सका। ये भट्टनी के प्रति कथन है, जो कि भट्टनी तुवर मिलिंद की राजकन्या है, और उसके प्रति बाणभट्ट ये कथन कहता है क्या? मैं बड़भागी हूँ जो इस महिमाशालिनी राजबाला यानी भट्टनी की सेवा का अवसर पा सका। ये बाणभट्ट का कथन है। अगला कथन देखिए, क्या? अगला कथन है, क्या संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु इसी प्रकार अपमानित होती रहेगी? ये बाणभट्ट का कथन है। क्या नारी के प्रति कह रहा है, नारी के सम्मान में, क्या संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु इसी प्रकार अपमानित होती रहेगी? ये बाणभट्ट का कथन है नारी के सम्मान के प्रति में, क्योंकि नारी की अवहेलना, उनको प्रताड़ना मिलती है, उनको ससुराल से निकाल दिया जाता है, विधवा जैसी उन्हें प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं उनके यहाँ। जो बाणभट्ट कहते हैं, क्या इस संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु इसी प्रकार अपमानित होती रहेगी? ठीक है, आगे देखिए, अगला कथन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है। क्या है? मैं अकिंचन हूँ। क्या? मैं अकिंचन हूँ, साधनहीन हूँ, मैं पथभ्रांत हूँ। मेरे पास है ही क्या जिससे तुम्हारी पूजा करूँ? तुम देवी हो, 100 बार प्रतिवाद करो तो भी देवी हो। इस कलुष पंकिल संसार सागर की प्रफुल्ल पद्मिनी, इस धूली धूसर वन धूमि की मालती लता। ठीक है ना? ये बाणभट्ट का कथन है। किसके? भट्टनी के प्रति बाणभट्ट कहता है, मैं अकिंचन हूँ, साधनहीन हूँ, पथभ्रांत हूँ, मेरे पास है ही क्या जिससे तुम्हारी पूजा करूं? तुम देवी हो, 100 बार प्रतिवाद करो तो भी ही देवी हो। इस कलुष पंकिल संसार सागर की प्रफुल्ल पद्मिनी, इस धूली धूसर वन भूमि की मालती लता। ये बाणभट्ट कहता है, भट्टनी के प्रति कथन है। ठीक है, अगला कथन देखिए, बाणभट्ट का ही कथन है। बाणभट्ट कहता है, किससे? भट्टनी किससे कहता है बाणभट्ट? क्या? देखिए बाणभट्ट का, देवी पावक को, क्या? देवी पावक को कभी कलंक स्पर्श नहीं करता। देवी पावक को कभी कलंक स्पर्श नहीं करता। दीप शिखा को अंधकार की कालिमा नहीं लगती। जाह्नवी की वारिधारा को धरती का कलुष स्पर्श नहीं करता। देवी स्यारों के स्पर्श से सिंह किशोरी कलुषित नहीं होती। चोटियों के स्पर्श से कामधेनु अपमानित नहीं होती, और चरित्र हीनों के बीच वास करने से सरस्वती कलंकित नहीं होती। ये बाणभट्ट की कितनी देखिए यथार्थवादी पंक्ति है। क्या बाणभट्ट कहता है भट्टनी से? क्या? देवी पावक को कभी कलंक स्पर्श नहीं करता, मतलब कि देवी पावक को कभी कलंक स्पर्श नहीं करता। जो कलंक होता है वो अग्नि को कभी कलंकित नहीं स्पर्श नहीं कर सकता। दीप शिखा को अंधकार की कलिमा नहीं लगती। जाह्नवी की वारिधारा को धरती का कलुष स्पर्श नहीं करता। देवी स्यारों के स्पर्श से सिंह किशोरी कलुषित नहीं होती। चोटियों के स्पर्श, क्या? चोटियों के स्पर्श से कामधेनु अपमानित नहीं होती। चरित्रहीनों के बीच वास करने से सरस्वती कलंकित नहीं होती। ये बाणभट्ट का कथन है भट्टनी के प्रति। अगला कथन देखिए, क्या? तुम सच्चे कवि हो,
तुम सच्चे कवि हो, बात गांठ बांध लो, तुम इस आर्यावर्त के द्वितीय कालिदास हो। इस आर्यावर्त के द्वितीय कालिदास हो, ये कौन? भट्टनी कहती है बाणभट्ट से। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है, क्योंकि इसमें भट्टनी ने इस आर्यावर्त का दूसरा कालिदास माना है। किसको? भट्ट को। भट्ट बोले तो बाणभट्ट को क्या कहती हैं? भट्टनी कहती है तुम सच्चे कवि हो, मेरी बात गांठ बांध लो, तुम इस आर्यावर्त के द्वितीय कालिदास हो। ये बाणभट्ट का कथन है, वो भट्टनी का कथन है। किससे? बाणभट्ट से। ठीक है, आगे देखिए अगला वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कथन होने वाला है। ये क्या? भट्टनी का कथन है। भट्टनी कहती है क्या? देखिए, मैं प्रथम बार अनुभव किया, क्या? मैंने प्रथम बार अनुभव किया कि मेरे भीतर एक देवता है जो आराधक के अभाव में मुरझाया हुआ छिपा बैठा है। ये भट्टनी कहती है क्या? भट्टनी कहती है मैंने प्रथम बार अनुभव किया कि मेरे भीतर एक देवता है जो आराधक के अभाव में मुरझाया हुआ छिपा बैठा है। ये भट्टनी का कथन है। देखिए भट्टनी कहती है, अगला कथन है भट्टनी का, ये भी भट्टनी कहती है क्या? भट्ट, मैं तुम्हारी काव्य संपद पाकर शक्ति पा जाऊंगी, तुम मेरी विनती स्वीकार करो। देखिए भट्टनी कहती है क्या? भट्ट, मैं तुम्हारी काव्य संपद पाकर शक्ति पा जाऊंगी, तुम मेरी विनती स्वीकार करो। ये भट्टनी कहती है भट्ट से। किससे? बाणभट्ट से। अगला कथन देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाणभट्ट कहते हैं भट्टनी से, क्या कहते हैं बाणभट्ट? देवी, तुम में निश्चय ही वह शक्ति है जिससे म्लेच्छ जाति का हृदय संवेदनशील बनेगा, उनमें उच्चतर साधना का संचार होगा, वे सम्मानित भूमि का सम्मान सीखेंगे। ये कौन? बाणभट्ट कहता है भट्टनी के प्रति। क्या बाणभट्ट कहता है? कह रहा है बाणभट्ट कि देवी, तुम में निश्चय ही वह शक्ति है जिसमें म्लेच्छ जाति का हृदय संवेदनशील बनेगा, उनमें उच्चतर साधना का संचार होगा, वे सम्मानित भूमि का सम्मान सीखेंगे। ये बाणभट्ट कहता है भट्टनी से। ठीक है, अब देखिए भट्टनी है, भट्टनी कहती है बाणभट्ट से। क्या कहती है भट्टनी? अगला कथन है भट्टनी का बाणभट्ट से। कहती है भट्टनी, तुम्हारे निष्कलुष हृदय को देखकर ही मुझे सेवा का प्रशस्त पथ दिखा है। क्या कहती है भट्टनी? तुम्हारे निष्कलुष हृदय को देखकर ही मुझे सेवा का प्रशस्त पथ दिखा है। ये भट्टनी कहती है बाणभट्ट से। अब देखिए अगला कथन है, ये भी छोटा है पर बहुत बड़ा कथन है ये भी। क्या? मुझे छोड़ो, भट्टनी को संभालो। ये कौन कहता है? मुझे छोड़ो और भट्टनी को संभालो। ये कहती है कौन? निपुणिका कहती है बाणभट्ट से। क्योंकि निपुणिका है बाणभट्ट से प्रेम करती है, उसकी ओर आकर्षित है, तो निपुणिका कहती है मुझे छोड़ो और भट्टनी को संभालो। ये बाणभट्ट में निपुणिका कहती है। ठीक है ना। आगे देखिए अगला कथन है निपुणिका का। निपुणिका कहती है हाँ भट्ट, क्या? हाँ भट्ट, मेरे भाग आने का कारण तुम ही हो, परंतु दोष तुम्हारा नहीं है, दोष मेरा ही है। ये निपुणिका का कथन है। क्या? हाँ भट्ट, मेरे भाग आने का कारण तुम ही हो, परंतु दोष तुम्हारा नहीं है, दोष मेरा ही है। ये निपुणिका कहती है। आगे देखिए अगला कथन है निपुणिका का बाणभट्ट से। क्या कहती है निपुणिका बाणभट्ट से? कहती है तुमने बहुत बार बताया था कि तुम नारी देह को देव मंदिर के समान पवित्र मानते हो, पर एक बार भी तुमने समझा होता कि वह मंदिर हाड़ मांस का है, ईंट पत्थर का नहीं। देखिए ये कहती है निपुणिका। किससे? बाणभट्ट से कहती है कि तुमने बहुत बार बताया था कि तुम नारी के हृदय को देव मंदिर के समान पवित्र मानते हो, पर एक बार भी तुमने समझा होता कि वह मंदिर कैसा? हाड़ मांस का है, ईंट पत्थर का नहीं। ये निपुणिका का कथन है। निपुणिका कहती है बाणभट्ट से। अगला कथन है, अगला कथन देखें तो अगला कथन देखने को मिलता है हमें बाणभट्ट की आत्मकथा में निपुणिका का। निपुणिका कहती है भट्ट, तुम मेरे गुरु हो। निपुणिका कहती है क्या? भट्ट, बाणभट्ट, तुम मेरे गुरु हो, तुमने मुझे स्त्री धर्म सिखाया है। क्या? भट्ट, तुम मेरे गुरु हो, तुमने मुझे स्त्री धर्म सिखाया है। ये निपुणिका का कथन है। अगला कथन है निपुणिका कहती है मैं अपने को हाड़ मांस की गठरी से अधिक समझने लगी हूँ, तुमने मुझे मुक्ति दी है भट्ट। क्या? देखिए निपुणिका का कथन है। निपुणिका कहती है बाणभट्ट से। क्या? निपुणिका कह रही है मैं अपने को हाड़ मांस की गठरी से अधिक समझने लगी हूँ, तुमने मुझे मुक्ति दी है भट्ट। ये निपुणिका का कथन है। आगे देखिए अगला कथन है निपुणिका का है। निपुणिका कहती है तुम असुर ग्रह में आबद्ध लक्ष्मी का उद्धार कर सकते हो। क्या? तुम असुर ग्रह में आबद्ध लक्ष्मी का उद्धार कर सकते हो, मदिरा के पंख में डूबी कामधेनु को उबारना चाहते हो, बोलो अभी मुझे जाना है।
बोलो अभी मुझे जाना है, ये निपुणिका का कथन है। ठीक है, तुम असुर ग्रह में आबद्ध लक्ष्मी का उद्धार कर सकते हो। आबद्ध लक्ष्मी के बारे में बात हो रही है यहाँ, भट्टिनी के बारे में, कि मदरा के पंख में डूबी कामधेनु को उबारना चाहती हो, बोलो अभी मुझे जाना है, ये निपुणिका कहती है। ठीक है, अगला कथन देखिए, निपुणिका कहती है प्रेम एक अविभाज्य है, उसके केवल ईर्ष्या और असूया ही विभाजित करके छोटा कर देते हैं। ये निपुणिका कहती है, निपुणिका का कथन है। निपुणिका क्या कहती है निपुणिका, प्रेम एक और अविभाज्य है, उसे केवल ईर्ष्या और असूया ही विभाजित करके छोटा कर देते हैं, ये निपुणिका कहती है। ठीक, अगला कथन देखिए, निपुणिका का कथन है बाणभट्ट के प्रति निपुणिका के प्रति बाणभट्ट का कथन है, ये ध्यान दीजिए। क्या बाणभट्ट कहता है निपुणिका से, क्या कह रहा है, निपुणिका में इतने गुण हैं, क्या निपुणिका में इतने गुण हैं कि वह समाज और परिवार की पूजा का पात्र हो सकती है, पर हुई नहीं। इतने दिनों में मैंने उसके चरित्र में कोई कलुष नहीं देखा, ये बाणभट्ट कहता है निपुणिका से। ठीक है ना, प्रति कह रहा है। आगे देखिए, वृद्ध महिला है, एक वृद्ध महिला इसमें भी पात्र है, उसका ये कथन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या, तुम ब्राह्मण हो आर्य, तुम ब्राह्मण हो आर्य, पृथ्वी के देवता हो आर्य, तुम्हारे आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। क्या, ये वृद्ध महिला कहती है तुम ब्राह्मण हो आर्य, तुम पृथ्वी के देवता हो आर्य, तुम्हारे आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा, ये वृद्ध महिला कहती है। अगला कथन है, ये कथन है हमारे कुमार कृष्णवर्धन का। कुमार कृष्णवर्धन कहते हैं जो लोक के लिए वरेण्य हैं, हितकारी हैं। क्या, जो लोक के लिए वरेण्य हैं, हितकारी हैं, वह करना चाहिए। लोक कल्याण प्रधान वस्तु है, लोक कल्याण प्रधान वस्तु है, वह जिससे सदता है वही सत्य है। देखिए, कृष्णवर्धन है, जो कुमार कृष्णवर्धन कहते हैं, क्या, जो लोक के लिए वरेण्य है, हितकारी है, वह करना चाहिए। लोक कल्याण प्रधान वस्तु है, वह जिससे सदता है वही सत्य है। ठीक है ना। अगला कथन देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है। क्या, ये है महामाया का कथन है। महामाया कहती है यह जो कुछ हो रहा है त्रिपुर भैरवी की ही लीला है। क्या, त्रिपुर भैरवी की ही लीला है। शूल पानी के मुंडमाल की रचना में कोई भी बाधा नहीं डाल सकता। देखिए, शूल पानी के मुंडमाल की रचना में कोई भी बाधा नहीं डाल सकता, ये महामाया का कथन है। क्या कहती है महामाया, कहती है यह जो कुछ हो रहा है त्रिपुर भैरवी की ही लीला है। शूल पानी के मुंडमाल की रचना में कोई भी बाधा नहीं डाल सकता, ये महामाया कहती है। अगला कथन देखिए, अगला कथन है, न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि नीचे से ऊपर तक सारी प्रकृति एक अवसाद की जड़िमा छाई हुई है। क्या, बाणभट्ट कहता है, बाणभट्ट का कथन है ये, न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि नीचे से ऊपर तक सारी प्रकृति में एक अवसाद की जड़िमा छाई हुई है, ये बाणभट्ट कहता है। अब देखिए, बाणभट्ट ये है निपुणिका कहती है, बाणभट्ट कहती है, वो निपुणिका कहती है बाणभट्ट से, क्या कहती है निपुणिका, पुजारी जैसे मूर्ख रसिकों से डरती तो न्यूनिया आज से 6 वर्ष पहले ही मर गई होती। क्या, निपुणिका कहती है बाणभट्ट से, क्या कहती है बाणभट्ट से, पुजारी जैसे मूर्ख रसिकों से डरती तो न्यूनिया आज से 6 वर्ष पहले ही मर गई होती, ये निपुणिका का कथन है बाणभट्ट से। ठीक है, अब देखते हैं बाणभट्ट के संबंध में आलोचकों की राय। जो आलोचक हैं, विद्वान हैं, उन्होंने बाणभट्ट की आत्मकथा के संदर्भ में क्या क्या कहा है वो देखते हैं। देखिए, पहले आते हैं डॉक्टर देवराज सिंह कहते हैं बाणभट्ट की आत्मकथा के बारे में। क्या, डॉक्टर देवराज सिंह कहते हैं हिंदी में कोई दूसरा व्यक्ति इस प्रकार के उपन्यास व कथा को लिख सकता था, ऐसी कल्पना करना कठिन है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर देवराज सिंह, कह रहे हैं हिंदी में कोई दूसरा व्यक्ति इस प्रकार के उपन्यास व कथा को लिख सकता था, ऐसी कल्पना कठिन है, ऐसी कल्पना करना कठिन है, डॉक्टर देवराज सिंह। अगला कथन देखिए, डॉक्टर जगदीश कनक कहते हैं बाणभट्ट के कथा के बारे में कि आधुनिक काल की सर्वोत्कृष्ट काव्य रचना कामायनी है तो गद्य रचना बाणभट्ट की आत्मकथा है। देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है। क्या कहते हैं डॉक्टर जगदीश कनक, कहते हैं आधुनिक काल की सर्वोत्कृष्ट रचना काव्य रचना क्या है, कामायनी है, तो गद्य रचना बाणभट्ट की आत्मकथा है, ये कहती हैं डॉक्टर जगदीश कनक। ठीक है, अगला कथन देखिए, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायक
कहते हैं डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत का कथन है, कहते हैं ऐतिहासिक उपन्यास और आत्मकथात्मक शैली में लिखा हुआ वह अकेला ही है। क्या बाणभट्ट की आत्मकथा के संदर्भ में कह रहे हैं कौन? डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत कह रहे हैं ऐतिहासिक उपन्यास मतलब कि बाणभट्ट की आत्मकथा, ऐतिहासिक उपन्यास और आत्मकथात्मक शैली में लिखा हुआ वह अकेला ही है। कौन? बाणभट्ट की आत्मकथा, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत। अगला कथन देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, डॉक्टर नामवर सिंह का कथन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कहते हैं डॉक्टर नामवर सिंह, बाणभट्ट की आत्मकथा आधुनिक भारत का राष्ट्रीय स्वरूप नहीं है तो और क्या है? डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं बाणभट्ट की आत्मकथा आधुनिक भारत का राष्ट्रीय रूपक नहीं है तो और क्या है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ मैंने पहले स्वरूप बोला, स्वरूप नहीं है, रूपक है। डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं बाणभट्ट की आत्मकथा आधुनिक भारत का राष्ट्रीय रूपक नहीं है तो और क्या है? ये कौन? डॉक्टर नामवर सिंह कह रहे हैं बाणभट्ट की आत्मकथा के संबंध में। अब देखिए अगला कथन है डॉक्टर प्रेम प्रकाश भट्ट। डॉक्टर प्रेम प्रकाश भट्ट का कथन है, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए। कहते हैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश भट्ट कहते हैं ने द्विवेदी जी की इतिहास दृष्टि पर कहा है। क्या द्विवेदी जी की इतिहास दृष्टि पर कहते हैं इतिहास उनके उपन्यासों की पार्श्वभूमि बनकर उपभोग में आया है। बीच के तथ्य, घटना प्रसंग, तत्कालीन जीवन की भास्वर छवियों के चित्र तथा विशद ब्यौरों को अंकित करने में उनकी इतिहास दृष्टि स्खलित नहीं हुई है। ये डॉक्टर प्रेम शंकर भट्ट का कथन है, ठीक है ना, प्रेम प्रकाश भट्ट। अब देखिए अगला कथन है, क्या कहते हैं डॉक्टर शिवभूषण सिंघल। डॉक्टर शिवभूषण सिंघल का कथन है, कहते हैं उपन्यास की कथा मूल रूप से प्रेम त्रिकोण की है किंतु उसमें प्रवृत्त पात्रों के संयम और समर्पण भावना के कारण कथा में असाधारण गरिमा आ गई है। निपुण का बाण की सरलता स्निग्धता पर अनुरक्त है और बाणभट्टनी के पावन व्यक्तित्व का भक्त है। तीनों पात्र अपनी भावना को व्यक्त कर उसकी गरिमा कर काम कम नहीं करते, वे आत्मलीन और स्थिर हैं। उनका कार्य जगत उनका भाव विभोर अंतरालय है। ये बाणभट्ट के बारे में कहा है डॉक्टर शिवभूषण सिंह ने। फिर से सुनिए, कहते हैं डॉक्टर शिवभूषण सिंघल कहते हैं कि उपन्यास की कथा मूल रूप से प्रेम त्रिकोण है। प्रेम त्रिकोण में बोले तो बाणभट्ट, भट्टनी और निपुणिका के उपन्यास की कथा मूल रूप से प्रेम त्रिकोण की है किंतु उसमें प्रवृत्त पात्रों के संयम और समर्पण भावना के कारण कथा में असाधारण गरिमा आ गई है। निपुण का बाण की सरलता स्निग्धा पर अनुरक्त है और बाणभट्टनी के पावन व्यक्तित्व का भक्त है। तीनों पात्र अपनी भावना को व्यक्त कर उसकी गरिमा कम नहीं करते, वे आत्मलीन और स्थिर हैं। उनका कार्य जगत का भाव विभोर अंतरालय है। ये डॉक्टर शिवभूषण सिंघल का कथन है, ठीक है। अगला कथन देखिए, अगला कथन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या? देखिए, कहते हैं डॉक्टर गोपाल राय। डॉक्टर गोपाल राय का कथन है कि यह एक क्लासिक रोमांटिक उपन्यास है। डॉक्टर गोपाल राय कहते हैं बाणभट्ट की आत्मकथा के बारे में, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। डॉक्टर गोपाल राय, यह एक क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास है। अपने बंध चरित्रण वर्णन शिल्प और शैली में यह क्लासिकल है और प्राणगत ऊष्मा में रोमांटिक है। क्या? यह एक क्लासिक रोमांटिक उपन्यास है। अपने बंध चित्रण वर्णन शिल्प और शैली में यह क्लासिकल है और प्राणगत ऊष्मा में रोमांटिक है। ये डॉक्टर गोपाल राय की मान्यता है। डॉक्टर गोपाल राय ने बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास को क्लासिक रोमांटिक उपन्यास कहा है। ये ध्यान रखना है, क्लासिक रोमांटिक उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा को कौन कहता है? डॉक्टर गोपाल राय। तो मित्रों, आज की क्लास में इतना ही हमने देखा बाणभट्ट की आत्मकथा में वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कथन, वो कि हमने सब देख लिए हैं। और आज की क्लास हुई हमारे लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि आपके हिंदी साहित्य में यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा में, टीजीटी पीजीटी इत्यादि सभी परीक्षाओं में बाणभट्ट की आत्मकथा से प्रश्न बनते हैं, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ मैंने सामान्य परिचय को भी आपको बताया और उनके उपन्यासों का सामान्य परिचय बताया। ये आज की क्लास में हमने देख लिया बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास संपूर्ण नोट्स के साथ, नंबर 1 कंटेंट के साथ। यहाँ से आपका कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये आप देख लीजिए। और इसमें कुल उपश्वास थे बाणभट्ट की आत्मकथा में 20 और इसका समय था 1946 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह उपन्यास है सन 1907 से लेकर 1979 ईस्वी तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का समय है। मित्रों, अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन इंप्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लास की सभी नोटिफिकेशन आएंगी आपके पास और उनका सभी का आप लाभ उठा सकेंगे क्लास का।